नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद भवन वो इमारत जिसमें सत्ता के राज और लोक की नीति के मुद्दों के बीच सियासत सबसे ज्यादा जीवंत दिखाई पड़ती है, जहां शब्दों की गूंज महज बहस की शोर में ही नहीं घुलती, बल्कि देश की नीतियों से लेकर तमाम मसलों पर सुलग रहे सवालों को भी समेटती है। लोकतंत्र की ये इमारत 18वीं बार सज कर तैयार हो रही है और अगले 5 साल तक देश का हर अच्छा बुरा, बेहतर और बेहतरीन अब यही सदन तय करने वाला है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी नई संसद की विस्तार से। सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। वोट बैंक की राजनीति। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है। तो देखिए, लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। आज और कल 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, तो 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद पीएम मोदी संबोधित करेंगे और सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा भी होगी। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। और देखिए, 18वीं लोकसभा में इस बार बहुत कुछ बदल गया है। विपक्ष के लिहाज से सदन इस बार सबसे ज्यादा बुलंद दिख रहा है, क्योंकि इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष की लड़ाई सत्ता पाने से कहीं ज्यादा सत्ता दल की ताकत को कम करते हुए देश की संसदीय राजनीति के संदर्भ में अपनी ताकत को बढ़ाने की थी। इसी पर यह खास रिपोर्ट विस्तार से देखिए। सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। वोट बैंक की राजनीति। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है। अठारहवीं लोकसभा में इस बार सत्ता का गणित भी नया है और समीकरणों की हवा भी अलग, क्योंकि केंद्र में भले ही इस बार भी एनडीए की वापसी हुई हो, लेकिन शक्ति के केंद्र में इस बार बीजेपी का वो एकाधिकार नहीं रह गया है जो 272 के आंकड़ों में लिपटा हुआ होता है। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद देश की संसद में ऐसी तस्वीर उभर कर आई है जहां सरकार में एक से ज्यादा दलों का हस्तक्षेप होने वाला है। साथ ही विपक्ष के आंकड़ों ने भी उसे इतना ताकतवर तो बना दिया है कि पिछले 1 दशक से खाली पड़ा नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय भी अब लोकतंत्र के एक अहम किरदार की मौजूदगी में काम करने वाला है। सियासत में संख्या की ताकत कितनी बेमिसाल होती है, ये तो नतीजों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन के आत्मविश्वास में झलकने लगा था, जब कथित शेयर मार्केट घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से लेकर डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष ने अपना दावा ठोकने में देर नहीं की। क्या है, हम तो देखो एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है।
ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। संसद की बहस में अब अल्पमत और अविश्वास की चर्चा महज प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने तक सीमित नहीं होगी, न ही सदन में विपक्ष का हल्ला बोल ही धीमा होगा। नेट और नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही जोरदार हंगामे का आसार दिख रहा है। इन सब के बीच विपक्ष ने पहले ये साफ कर दिया है कि अगर प्रतिपक्ष के दल से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया तो वो स्पीकर के पद का चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ना होकर वोटिंग से किया जाए। 18वीं लोकसभा में समीकरण कितने कुछ बदल जाएंगे, जरा उसको भी जान लीजिए। दरअसल इस बार संसदीय समितियों में विपक्ष की भूमिका बढ़ने वाली है। विपक्ष के पास संख्या बल है, तो इस लिहाज से अलग अलग समितियों में विपक्ष को अध्यक्षता करने का भी मौका मिलने वाला है। संसदीय चर्चा में भाग लेने की समयावधि में भी विपक्ष को इस बार ज्यादा वक्त मिलने वाला है। तो वहीं आंकड़ों की ताकत इस बार सत्र को चेक एंड बैलेंस के माहौल में रखने वाली है। और इन सब के बीच संसद में विपक्ष की ताकत को देखते हुए इस बार कोई भी संवैधानिक संशोधन कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल सत्ता पक्ष इस बार भी अपनी ताकत और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ संसद को सुचारू रूप से चलाते हुए एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे नए और अहम कानूनों को पास कराने की कोशिश करेगा। और इन सब के बीच ये देखना और सुनना दिलचस्प होगा कि संसद की आवाज देश की सियासत को कितने उफान पर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए 18वीं संसद को हम विस्तार से आपको समझा रहे हैं और इसी के साथ आज भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने 18वें लोकसभा के लिए बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी को एक बड़ा झटका देते हुए पार्टी की स्थायी सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही वे बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन विपक्ष इस पर नाराज है। उन्हें उम्मीद थी कि संसदीय मापदंडों के अनुसार उनके 8 बार के सांसद कोडी कुन्निल सुरेश को 18वीं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी पार्टी ने दावा किया है कि ये परंपरा के खिलाफ है। ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। ये मैं भी जानता हूं कि उसके कोई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होते। ये भी मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म होता है। फिर 8 टर्म वाले को न देके 7 को देने की वजह क्या है? इसलिए कि वो भाजपा का है, सत्तारूढ़ दल का है, और 8 टर्म वाला मुख्य विरोधी दल का है। मैं मानता हूं कि इसमें लोकतंत्र की में कहीं न कहीं तानाशाही की बू आ रही है। कोशिश की गई है कि एक आदमी जो वरिष्ठतम है, ये उसका अपमान नहीं, यह संपूर्ण सदन का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जो एक स्थापित सिद्धांत है, परंपरा है, उनका अपमान। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार, और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोडिकन्नल का नाम लिया, उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। देश का संसद, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां नेता ही सवाल करते हैं और नेता ही जवाब देते हैं। लोकसभा के 18वें सत्र में ये गर्माहट कुछ और ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार सदन में विपक्ष भी नया, किरदार भी नया और तेवर भी नया है। रिपोर्ट देखिए। Make no mistake, ladies and gentlemen. एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। आओ मिलकर के चले,
सियासत के शोर में सवालों और मुद्दों की गूंज को आवाज तो संसद की माइक ही देती है। यहाँ नेताओं के मुंह से निकला हर शब्द सिर्फ रिकॉर्ड में ही नहीं जाता, बल्कि राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति का निर्धारण भी करता है। इसलिए सदन में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को हमेशा तवज्जो दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों से भारत के निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना अनिवार्य है, यानी 543 सीटों में से कम 54 सांसद। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों के चलते यह पद खाली रह गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आवाज को स्थान और बुलंदी दे दी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेता के अलावा इस बार संसद में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके शब्दों के भार ने पहले भी सत्ता को परेशान किया है, तो वहीं कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनको पहली बार सुनना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बार सदन में विपक्ष की गूंज में राहुल गांधी की बात सबसे ज्यादा असरदार होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीतते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाया है। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बात महुआ मोइत्रा की भी की जानी चाहिए, क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में महुआ मोइत्रा को पिछले लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से चुनाव जीतकर फिर से संसद पहुंच रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी से चुनते हुए इस बार संसद भवन तक पहुंचे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना के हैदराबाद सीट से चुनाव जीतकर फिर से संसद भवन पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार हैदराबाद में माधवी लता के सहारे हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता जीत नहीं पाई। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव को चुनाव हराकर लालू की बेटी मीसा भारती भी इस बार संसद भवन पहुंची हैं। कंगना रनौत भी एक ऐसे ही दिलचस्प किरदार हैं जिनको संसद में सुनना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीतकर कंगना रनौत ने इस जीत को सनातन की जीत बताई थी। उड़ीसा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संबित पात्रा भी आखिरकार संसद भवन पहुंच चुके हैं। संबित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी वाक चातुर्य की हर घर में चर्चा होती है। इन तमाम नामों में से एक और नाम बहुत खास है, वो नाम है अवधेश प्रसाद का। अयोध्या की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद संसद भवन पहुंचे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के बावजूद भी बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में मात दे दी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। सदन में मजबूत आंकड़ों के साथ बैठी विपक्ष इस बार लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 में एनडीए की नई नवेली गणित पर बैठी ये सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। साथ ही साथ सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए 18वीं लोकसभा में कई नए चेहरे हैं, कई पुराने चेहरे हैं, लेकिन इस बार मुद्दों की गूंज खूब सुनाई देगी। लेकिन पहले सत्र में क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि पहले सत्र में क्या कुछ होने वाला है। देखिए नई संसद को विस्तार से समझ लीजिए। 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का मॉनसून सत्र चलने वाला है। 24 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, तो 24 जून से शुरुआत होगी और 3 जुलाई तक संसद का सत्र चलेगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा, यानी कि आज प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे आज, और सत्र के पहले दिन देखिए प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगी और उसके बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद क्या होगा, 24 और 25 जून को 24 जून और 25 जून को सभी सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, यानी कि इन दोनों दिन सभी सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर और उसके बाद संसद के सभी सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। तो देखिए हर दिन क्या कुछ होगा ये ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद अगले दिन क्या होगा, 27 जून को संयुक्त सत्र होगा जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संयुक्त सत्र में अभिभाषण देगी। उसके बाद अगले दिन 28 जून को क्या होगा और क्या कुछ होता जाएगा इस बार सत्र में वो भी आपको बताएंगे। देखिए दोनों सदनों में पीएम अपने मंत्रिमंडल का
परिचय कराएंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में किन किन सांसदों को मंत्री बनाया गया है उनका परिचय दोनों सदनों में कराया जाएगा। उसके बाद 28 से 1 जुलाई तक राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी, यानी कि देखिए जो सत्र चलने वाला है जुलाई तक, 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर 2 जुलाई को पीएम का लोकसभा में जवाब सुनने को मिलेगा, यानी कि जिस दिन का सभी इंतजार कर रहे हैं 2 जुलाई को पीएम का जवाब लोकसभा में सुनाई देगा। और 2 जुलाई के बाद अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को क्या होगा वो भी आपको बताते हैं, पीएम का राज्यसभा में जवाब सुनने को मिलेगा। तो 2 जुलाई को जहां लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी, तो वहीं 3 जुलाई को पीएम का राज्यसभा में जवाब होगा। आज से शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहले देखिए स्पीकर शपथ लेंगे और उसके बाद सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही विस्तार से समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि नई संसद में सबसे कम उम्र के सांसद कौन है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे कम उम्र के सांसद तो देखिए पुष्पेंद्र सरोज हैं, जिनकी उम्र महज 25 साल 3 महीने है। समाजवादी पार्टी से आते हैं, पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और कौशाम्बी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के विनोद कुमार सोमवार को हराकर इन्होंने जीता है और देखिए लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद है जिनकी उम्र 25 साल है, समाजवादी पार्टी से आने वाले पुष्पेंद्र सरोज। इसके साथ ही देखिए सबसे कम उम्र के सांसद तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस बार संसद में सबसे ज्यादा उम्र का सांसद कौन है वो भी विस्तार न्यूज आपको बताएगा। सबसे ज्यादा उम्र के सांसद हैं जीतन राम मांझी, उम्र है इनकी 78 साल 9 महीने। बता दें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी से आते हैं और बिहार की गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और इस बार केंद्र में मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें मोदी 3.0 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री इन्हें बनाया गया है इस पार्टी से आने वाले। और बता दें आपको लगातार 8 बार जीतने वाले कौन से सांसद है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज आपको विस्तार से जानकारी दे रहा है। और इसके साथ ही ये भी आप समझ लीजिए कि 8 बार लगातार जीतने वाले सांसद कौन से हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक बीजेपी से आते हैं, उम्र है इनकी 70 साल और 11वीं लोकसभा से सदन के सदस्य हैं, लगातार 8वीं बार जीतकर सांसद बने हैं। मोदी 3.0 में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 4 बार सागर और 4 बार आपको बता दें टीकमगढ़ से सांसद है। मध्य प्रदेश से आने वाले मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक और आपको बता दें वीरेंद्र खटीक वो मंत्री हैं जो लगातार मंत्री बनाए गए, 8वीं बार सांसद बने हैं और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में नजर आते हैं। तो ये वो मंत्री हैं, वो सांसद हैं जो लगातार 8वीं बार सांसद बनकर चुने गए हैं। 70 साल इनकी उम्र है और मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देखिए मोदी 3.0 में कैबिनेट के मंत्री भी बनाए गए हैं और 11वीं लोकसभा में पहली बार सांसद चुने गए थे मंत्री वीरेंद्र खटीक। और इस बार आपको बता दें कि देखिए सब कुछ आपको बता रहे विस्तार से कि सबसे कम उम्र का सांसद कौन है, सबसे ज्यादा उम्र का सांसद कौन है और इसके साथ ही आपको नई संसद विस्तार से लगातार बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति के बारे में वो जानकारी जो शायद आपको नहीं पता होगी। क्या है राष्ट्रपति की सैलरी, ये सब जानना चाहते हैं, विस्तार न्यूज आपको बताएगा ग्राफिक्स के जरिए। देखिए राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए महीना और क्या क्या सुविधाएं होती हैं राष्ट्रपति को वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए सुविधाएं पूरे देश में पानी, हवा और ट्रेन के जरिए मुफ्त सफर, ये सुविधा राष्ट्रपति को दी जाती है। 5 लाख रुपए होती है राष्ट्रपति की सैलरी और इसके साथ ही मुफ्त में मेडिकल सेवा, पर्सनल सिक्योरिटी, मुफ्त आवास की सेवा भी राष्ट्रपति को मुहैया कराई जाती है। पर्सनल सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल फोन और 5 निजी स्टाफ मेंबर राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं। मुफ्त आवास के साथ साथ कस्टम निर्मित भारी बख्तरबंद मर्सिडीज बेंज ये कार जो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। तो देखिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी राष्ट्रपति और ये जो सुविधाएं हमने आपको बताई ये सुविधाएं हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। और इसके साथ ही देखिए पर्सनल सिक्योरिटी, ये अब राष्ट्रपति की सुविधाएं आपने देखी। अब देखिए कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है और क्या कुछ सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाती हैं। 4 लाख रुपए प्रति माह ये सैलरी है उपराष्ट्रपति की। सुविधाएं क्या हैं, पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ मुफ्त मेडिकल सेवा उपराष्ट्रपति को दी जाती है।
फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जिनको क्या कुछ है सेवाएं वो जान लीजिए। ट्रेन और हवाई जहाज में मुफ्त सफर, ये सुविधा उपराष्ट्रपति को सौंपी जाती है। इसके साथ ही एक लैंडलाइन फोन और एक मोबाइल फोन की सुविधा भी दी जाती है। एक निजी सचिव के साथ साथ एक सहायक निजी सचिव, निजी सहायक, 2 प्यून समेत 5 स्टाफ के सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये भी जान लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अब प्रधानमंत्री की सुविधाएं क्या होती हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी है 1,66,000 रुपए प्रति माह, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की महीने भर की सैलरी होती है 1,66,000 रुपए। सुविधाएं देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री को दी जाती है। डेली अलाउंस के रूप में 62,000 रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को और 96,000 सालाना पार्लियामेंट्री अलाउंस दिया जाता है। ये वो सुविधाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री और फिलहाल नरेंद्र मोदी इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। एयर इंडिया वन का एक एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट भी प्रधानमंत्री को दिया जाता है और इसके साथ ही देखिए मर्सिडीज बेंज S650 बुलेट प्रूफ कार प्रधानमंत्री को दी जाती है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर आवास भी प्रधानमंत्री को दिया गया है 1,66,000 रुपए प्रति माह सैलरी के साथ। ये वो सुविधाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री को सौंपी जाती हैं। और देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताएंगे। 18वीं लोकसभा में क्या खास होगा, क्या नया होगा, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। 18वीं लोकसभा में देखिए नई पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नई लोकसभा में कौन सी है। 240 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 18वीं लोकसभा में बनी है। सबसे ज्यादा सीट है बीजेपी के पास 240 लोकसभा सीट। इसके साथ ही देखिए आपको बताते हैं कि 240 सीटों के साथ बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनी। इस बार 99 सीट कांग्रेस ने जीते हैं और दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी है। पहले नंबर पर है बीजेपी, फिर उसके बाद है कांग्रेस। 41 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व इस बार 18वीं लोकसभा में देखने को मिलेगा। क्या कुछ नया और रहेगा वो भी आपको बताते हैं पॉइंट्स के जरिए। देखिए पिछली बार 36 दलों के प्रतिनिधि संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही देखिए 140 सामान्य जाति के सांसद चुनाव जीते हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो 25.8% वो सांसद हैं जो सामान्य जाति से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। संख्या में है 140। 138 ओबीसी के सांसद चुनाव जीते हैं और लगभग ये जो आंकड़ा है प्रतिशत में 25.4% के आसपास है। एससी यानी कि देखिए अनुसूचित जाति 15.8% और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति 10.1% सांसद एसटी वर्ग से बने हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों की औसत आयु की अगर बात करें, देखिए सबसे कम और सबसे ज्यादा तो हमने आपको बताया, लेकिन औसत आयु है 56 साल, यानी कि औसत आयु वर्ग 56 वर्ष है सांसदों की। तो देखिए आयु कितनी है ये भी आपने जान लिया, किस वर्ग से कितने आते हैं। और ये देखिए 7वीं लोकसभा में क्या थी, 7वीं लोकसभा में ये औसत आयु 59 वर्ष थी, लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में ये 56 वर्ष हो गई है। साथ ही देखिए सबसे युवा सांसद कौन है, देखिए समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद हैं। इनके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि किस पार्टी से आते, किस तरह से चुनाव जीते हैं। और सबसे बुजुर्ग सांसद यानी सबसे ज्यादा उम्र के सांसद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के सांसद है, जो सीएम भी रह चुके हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। 18वीं लोकसभा में कितने सांसद हैं जो ग्रेजुएट हैं? 423 सांसद ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े हुए हैं, यानी कि 423 सांसद ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या उससे ज्यादा उन्होंने पढ़ाई की है। 27 सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री भी है। और इसके साथ ही 18वीं लोकसभा में और क्या कुछ खास है, देखिए 543 सांसदों में से 251 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 251 सांसद हैं, अगर प्रतिशत में बात करें तो 40% हैं। इस बार 73 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई हैं, यानी कि 73 महिलाएं आपको सांसद के रूप में संसद में नजर आएंगी। 2019 के आम चुनाव में संख्या 78 थी, जो इस बार 73 हो गई है, यानी कि संख्या घटी है। 280 सांसद हैं जो पहली बार चुनकर संसद पहुंचे हैं, यानी कि नए सांसदों की संख्या भी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगी।
और इसके साथ ही देखिए आज से लोकसभा के सत्र की मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि संसद में जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, चाहे वो विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल हो और चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए जवाब हो, सबकी नजरें उस पर होती है। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और शुरुआत होगी शपथ ग्रहण से और तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।